नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की तरफ से शख्सियत सीज़न 2 में आज हमारे साथ जो शख्सियत हैं बेहतरीन कलाकार हैं रेडियो के, रंगमंच के, टेलीविज़न के और सिनेमा के। उनका मैं बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ, लेकिन हमारे साथ जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी को मैं माज़रत कहना चाहूँगी क्योंकि जो हमारा वक़्त है, उस तयशुदा वक़्त से थोड़ा-सा लेट हो गए हम, क्योंकि छोटी-छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स तो आती रहती हैं। तो माज़रत कहती हूँ सभी का। और कार्यक्रम का आगाज़ करती हूँ, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ राजीव शर्मा जी का जो आज हमारे मेहमान हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका राजीव जी हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। काजल जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मुझे निमंत्रण दिया यहाँ पर आने का इस प्रोग्राम में और साथ ही जो भी देख रहे हैं उन सभी को नमस्कार। आप सभी का शुक्रिया कि आप लोग अपना समय निकाल कर ये प्रोग्राम देखते हैं और इस प्रोग्राम को इस जगह तक आपने पहुंचाया है, तो आप सभी का बहुत-बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया राजीव साहब क्योंकि आपकी जो जर्नी रही है कला के क्षेत्र में बहुत चैलेंजिंग रही है और सबके लिए खास तौर पे जो यंग परफॉर्मर्स हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है आपकी जो जर्नी रही है कि आपने कितनी मुश्किलात तय किया और ये आज आप इस मकाम पर पहुंचे हैं। तो मैं चाहूंगी जो आपका सफर रहा है कला के क्षेत्र में वो आप हम सबसे साझा कीजिए। दरअसल मैम, अगर बहुत पहले पीछे जाए तो बचपन में जब स्कूल में पढ़ा करते थे तो जी। शनिवार को लास्ट के 2 हम्म। पीरियड ना होकर एक बाल सभा के नाम से बच्चों का प्रोग्राम होता था, जिसमें कहानी, कविताएं, चुटकुले, जो भी बच्चा जो भी कहना चाहे किया करता था। देन वो तो बचपना रहा। बाकी अभिनय की अगर बात करें तो मेरे जीवन का सबसे पहला अभिनय जो मैंने किया, जी। जो मुझे याद है, वो किया था जी। मैंने दुर्गा पूजा के पंडाल में। उसके जहाँ दुर्गा पूजा होती है उसके बगल में एक खूबसूरत सा मंच लगाया जाता है। तो हमारे एक जी। आंटी थी, हम बंगाली आंटी उनको कहा करते थे। तो उन्होंने एक कहा कि भाई तब पढ़ता था मैं यहाँ पर लाजपत नगर, साहिबाबाद, गाजियाबाद की ही बात है ये। जी। जी। तो कि भाई ऐसे ऐसे एक नाटक है करना, तब कुछ नहीं मालूम था, बस ऐसी जो जो उन्होंने कहा वो कर दिया। तो वो अभिनय जहां तक मुझे याद पड़ता है पहला अभिनय था मेरे जीवन का। फिर बाद उसके जीवन का सफर जैसे चलता रहा, चूंकि बहुत बड़ा कुछ था नहीं, बचपन से ही मेहनत करनी शुरू कर दी। और मेरे पिता बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल में थे और मेरा जन्म श्रीनगर जम्मू कश्मीर का है, रावलपुरा एयरफील्ड बोलते हैं एक जगह। क्या बात, क्या बात। और वहां क्या से वो बात। सफर शुरू हुआ। उसके बाद फिर दिल्ली के छावला कैंप, फिर उसके बाद राजस्थान का भरतपुर, और बीच में कुछ 1 साल मुरादाबाद में भी गुजरे। भरतपुर से सीधा फिर हम लोग आए दिल्ली रोहिणी, और दिल्ली रोहिणी से आज जहां मैं इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ, ये है उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद का साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र, जिसके अंतर्गत एक कॉलोनी है लाजपत नगर। जी। और फिर बीच में काफी कुछ काम किए मैंने। पढ़ाई के बाद अलग अलग कंपनीज, छोटी छोटी कंपनीज में हेल्पर के तौर पर जॉब किया, जो भी जैसा भी जो कुछ मिला। चूंकि एजुकेशन बहुत ज्यादा है, या कहिए कि एजुकेशन कुछ भी नहीं हो पाई, उसमें भी कुछ दोस्तों का और कुछ फिल्मों का हाथ रहा। बड़ा शौक था फिल्म देखने का, तो पढ़ नहीं पाए, हालांकि परिवार ने पूरा साथ दिया कि कुछ करें। तो यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सबसे पहला जो इंसान के ऊपर परछावा होता है या जो वो सीखता है वो अपने माता पिता से सीखता है। जी। तो मेरे पिता ने जिस तरह, जिस मुश्किलों में रहकर हमें पाला पोसा बड़ा किया, और मेरी माँ जो, हालांकि सभी को अपनी माँ उतनी ही प्रिय होती है, मेरी माँ ने जिस तरह से मेहनत की और जिस तरह से घर जी। को संवारा और यहाँ तक लेकर आए। जी। तो उसके साथ साथ एक और मेरे एक सबसे छोटे चाचा हैं, वो जी। ग्रेजुएशन कर रहे थे। ये बात इसलिए खास तौर से बोल रहा हूँ मैं कि अगर वो कभी इंटरव्यू देखें तो उन्हें पता लगे कि मैं कहाँ से मेरा सीखना शुरू हुआ। तो ग्रेजुएशन कर रहे थे और मैं छठी 7वीं क्लास में था। भरतपुर राजस्थान की बात है। तो जी। वो जी। पढ़कर आते थे। उस वक्त हमारे पूरा परिवार इकट्ठा जैसे रहते राजस्थान में, मेरे 4 चाचा, मेरी 3 बुआ, हम सब लोग इकट्ठे रहते थे। तो भैंसों का जी। कारोबार था, दूध काटना, भैंसों को चराने जाना जंगल में। तो जी। वो मेरे चाचा ग्रेजुएशन करने के दौरान पढ़कर आते थे। फिर हम ठेली, एक रेडी होती है जिसपे ऐसे टन 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 घंटी बजा के कुल्फी बेचने जाया करते थे। 10 पैसे, 25 पैसे, 1 रुपए की सबसे महंगी कुल्फी हुआ करती थी, जो आज की तारीख में शायद 30 रुपए या 50 रुपए की है। तो जी। उनसे मैंने ये चीज सीखी कि जीवन में आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी मकाम पर, किसी भी स्टेज पर है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। बिल्कुल। मेहनत का कभी कोई विकल्प हो ही नहीं सकता।
अगर वो उस वक्त ये सोचते कि भाई मैं तो ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और कॉलेज में अगर मेरे साथ के पढ़ने वाले लड़के लड़कियां मुझे रेडी पे टन टन करके कुल्फी बेचते हुए देख लेंगे तो क्या सोचेंगे, अगर वो ये सोचते तो आज वो जिस मकाम पर हैं, आज उनका खुद का स्कूल है 12वीं क्लास तक राजस्थान बोर्ड का, और वो चला रहे हैं उसे और बहुत अच्छा चल रहा है। खैर, तो 99 दिसंबर की बात है, मेरे अभिनय की शुरुआत हुई अस्मिता थिएटर ग्रुप और मेरे जी गुरु श्री अरविंद गौड़ जी, वहां से मेरे अभिनय की शुरुआत हुई शंकर मार्केट का हजारा फर्नीचर की छत पर जी से, जहां बिल्कुल से मुझे लगता बिल्कुल। है बहुत से कलाकार निकले होंगे। हम भी तो वहीं वहां से पर हैं। हाँ हाँ, सभी लोग, तो वहां शुरुआत हुई और जैसे मैं ग्रुप में गया तो ग्रुप में सीनियर्स थे दीपक डोबरियाल, राजेश जी बगोत्रा, हाशिम हैदर और भी काफी लोग थे, शालिनी वत्स। तो इन्होंने पूछा कि आपने क्या किया, मैं तो उस वक्त मैं गाजियाबाद में ऑटो चलाया करता था, जी क्या बात। टेम्पो जिसको बोलते हैं, विक्रम टेम्पो होता है। तो हमारे जी 3 टेम्पो थे, मेरे भाई भी और मैं वही टेम्पो चलाता था, और उसी दौरान अचानक ऐसी धुन लगी कि भाई ये सब नहीं करना है और कुछ करना है। तो मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने थिएटर शब्द भी पहली बार सुना। जब मैं मंडी हाउस पहुंचा तो जानकारी कुछ थी नहीं, और सीधा मुंह उठाकर पहुंच गया राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। वहां जाकर 125 रुपए का, मुझे याद है वो प्रोस्पेक्टस क्या बोलते हैं, वो बुक्स जी ही जी जी खरीद ली। बिल्कुल जब उसमें बिल्कुल। देखा कि भाई ग्रेजुएशन चाहिए इसके लिए तो ग्रेजुएशन तो है नहीं, तो वो फिर प्रोस्पेक्टस वापस कर दिया, और फिर अब क्या करें, तो चलो खोजते हैं। तो फिर अरविंद गौड़ साहब का किसी ने जिक्र किया, बात हुई और मैं वहां पहुंचा हजारा फर्नीचर। देन फिर 99 से 2004, ये 4 वर्ष मैंने शिक्षार्थी के तौर पर अस्मिता में गुजारे, जहां पर मैंने बहुत से नाटकों में बहुत अच्छे अच्छे किरदार निभाए। वैसे भी वह सभी जगह फेमस है, एक मामूली आदमी, कोर्ट मार्शल, वॉरेन हेस्टिंग का सांड, अम्मा तुझे सलाम और फाइनल सॉल्यूशन। हाँ, फाइनल सॉल्यूशन की बात हुई है तो वो जिक्र मैं कर दूं, मैंने अपने टेम्पो पे भी लिखवाया था ये 2 चीजें। फाइनल सॉल्यूशन महेश दत्तानी जी का लिखा हुआ प्ले है। जी 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 बिल्कुल। तो उसमें एक लाइन है कि इंसान अगर चाहे तो अपने लिए कहीं भी आजादी उगा सकता है। क्या ये एक बात। मैंने बकायदा टेम्पो पे लिखवाया, तो लोग सोचते क्या थे कि बात। टेम्पो मतलब गाड़ी ट्रैक पे अक्सर क्या लिखा होता है आपको भी पता है। और एक दूसरी बिल्कुल। लाइन थी कि कितना अच्छा लगता है ना, खुद किसी को अपने लिए चुनना। तो वो 2 चीजें, वो 2 लाइनें इतना जज्ब कर गई, इतना कि भाई मैंने कहा अब तो यही करना है, धुन सवार हो गई। और 4 वर्ष खूब अच्छे से थिएटर किया और बहुत बढ़िया से उसके बाद आशीर्वाद लेकर मैं मुंबई चला गया। 2004 से लेके और 2007 मात्र 3 वर्ष मैं मुंबई रहा। उस दौरान मेरी मुलाकात हुई, ये भी ईश्वर का है कि भाई पग पग पर मिलते रहे। सबसे पहले अभिनय क्षेत्र में जब आया तो अरविंद गौड़ साहब मिले। उसके बाद जब मैं मुंबई पहुंचा तो वहां पर एक शख्स जिनसे हमारी मुलाकात हुई, हम 3-4 लोग थे इकट्ठे जैसे रहते हैं मुंबई में, हम्म। हैदर काजमी उनका नाम है। जी और जी उन्होंने एक फिल्म बनाई थी पथ, जी काफी बड़ी कास्ट के साथ। तो उनसे मुलाकात हो गई, तो उन्होंने चूंकि वो दिल्ली से थे और थिएटर से थे, एसआरसी से पास आउट है वो, तो कहा भाई यहाँ क्या तुम करते हो, चलो मेरे साथ, तुम्हें बताता हूँ फिल्म कैसे बनती है। तो जीवन में पहली बार मुंबई में जो मैंने काम किया वो मैंने प्रोडक्शन किया, और उसके साथ साथ मैंने डायरेक्शन किया। तो अब तो शायद क्या नहीं बात। चलते, क्लैप होते, क्लैप जी 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 वन जी टू टेक स्क्रैप। टू टक। हाँ हाँ, तो वो जी क्लैप जी बॉय जी के नाम से मैंने और जी कंटिन्यूटी शीट लिखना ये मैंने किया। वहां से जी शुरुआत हुई कि भाई देखा जाना, पहली बार जीवन में मुंबई की फिल्म सिटी देखी, पहली बार वो बड़े बड़े कैमरे देखे, पहली बार सब कुछ जाना समझा सीखा कैसे शूट होता है। और बड़े बड़े टैंकर आते थे वो रोडों को गीला करने के लिए, जिससे कि वो देखते हैं ना रात को सीन दिखाते हैं एकदम चमकदार। हम्म। तो उस तरीके से वहां से वो शुरुआत, उनसे अच्छी मुलाकात रही। 2007 में कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियों के चलते, कुछ व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के चलते मुझे वापस आना पड़ा। और जी 2007 से 1 साल वो कैसे गुजर गया, कुछ मुश्किलातों में, वो कुछ मेरे संपर्क में जो लोग हैं उन्हें मालूम है। तो वो उसमें चलता रहा। फिर मैंने सोचा यार एक्टिंग करनी है, अब और कुछ तो करने लायक रहे नहीं है, जैसा कि तो क्या करूं। और चूंकि उतना काम था नहीं, जानकारी थी नहीं, तो धीरे धीरे प्रयास किया। और 2008 में मैंने 9 में दिल्ली में काम शुरू किया। तो एक वरिष्ठ कलाकार हैं जिनका मैं खास तौर से जिक्र करूंगा, नरेश गोसाई जी, जिन्हें जी सभी बब्बू भाई के नाम से जानते हैं। जी जी उनका जी आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उन्होंने बहुत जगह मुझे रिकमेंड किया और मुझे बहुत काम दिलवाया शुरुआती दौर में।
उन्हीं के साथ फिर उनका पूरा सर्किल है, उस सर्किल में सभी लोगों से बड़ा प्यार हुआ। और मुझे बहुत अच्छा एक चीज बड़ी अच्छी रही मेरे लिए कि चूंकि मैं अस्मिता से था, तो बहुत मतलब ज्यादा बताना नहीं पड़ता था कि आप कहाँ से हैं और चीजें, और ईश्वर की कृपा से काम तो अच्छा था ही। तो वो सफर चल पड़ा फिर दिल्ली में और करने लगे। उसके बाद फिर दिल्ली में रहकर ही, मीन्स गाजियाबाद में रहता हूँ मैं, और यहाँ से रह के अप डाउन चलता रहता है। और ये 10 वर्ष हो गए मुझे, 2009 से और 2020 चल रहा है। और बस ये सफर है। और शुरुआत में, हाँ, भारत रंग महोत्सव का पहला भारत रंग महोत्सव में कमानी ऑडिटोरियम में एक मामूली आदमी में एक छोटा सा किरदार मैंने भी निभाया था। क्या बात है, ये तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि पहला भारत रंग महोत्सव में आपने जो जी आपने वहाँ जी। करेक्टर किया। क्योंकि उसके और बाद फिर सब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, शुरुआत की 3 में ही अस्मिता को इनवाइट किया गया था। उसके बाद फिर शायद नहीं किया अस्मिता ने वहां। तो सेकंड में फिर वॉरेन हेस्टिंग का सांड एक बड़ा अच्छा प्ले था, वो किया था। तो ये जी, बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है आपकी कि कितनी आपने मेहनत की। और इस बिल्कुल सही बात है कि मेहनत करने वालों की, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और आप ऑटो रिक्शा चलाना, आइसक्रीम बेचना, उसके बाद ये तो इंस्पिरेशनल बातें हैं जिसे सबको सबक लेना चाहिए कि दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगर आपके अंदर कुछ करने की शिद्दत हो, आप कुछ करना चाहते हो कि तो स्काई इज द लिमिट, यू कैन डू वंडर्स, आप कुछ भी कर सकते हो। तो बहुत ही इंस्पिरेशनल जर्नी है। हमारे साथ बहुत सारे व्यूअर्स, एस्टीम्ड व्यूअर्स जुड़ चुके हैं, मैं सभी का स्वागत करना चाहूंगी। निशी सिंह जी हमारे साथ जुड़ी हैं, खुद अपने आप में एक शख्सियत है, हमारे शो में शख्सियत आ चुकी हैं, सिंगर हैं, पेंटर हैं। बहुत बहुत स्वागत निशी जी आपका। राजीव गिरधर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अय्याज शारिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, जो खुद ही अपने आप में एक बहुत अरे बड़ा नाम है जम्मू कश्मीर का, और मीडिया कर्मी है, राइटर हैं, थिएटर से जुड़े हुए हैं, थिएटर पे इन्होंने डॉक्टरेट की है। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अय्याज शारिफ साहब आपका। शोभा आहूजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। राज शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत अरे स्वागत वाह आपका। जी। जय राज नारायण शर्मा जी, कश्यप। आपका बहुत बहुत स्वागत। और राज शर्मा जी, बहुत शुक्रिया आपने समय निकाल के ज्वाइन किया। जी राज शर्मा जी से बहुत अच्छी मोहब्बत है और मेरे वरिष्ठ हैं, अस्मिता के भी, जी और पुराने एक्ट वन के हैं ये। और अभी जी हमने साथ में बहुत बहुत ढेर सारे काम किए। और अभी एक फिल्म भी मैंने की जो राज शर्मा जी के रिकमेंडेशन पर ही मुझे मिली थी, मनाली में जिसका शूट हुआ था। और अभी बड़े पैनल पर अच्छी, मतलब क्या बोलते हैं अपना, जो अवार्ड के लिए जैसे जी जाती हैं चाहती फिल्में, थी। उसके लिए। जी जी हाँ, तो जी। निर्वाणा इन फिल्म का नाम है। आदिल हुसैन जी उसमें मुख्य भूमिका में है। क्या बात, तो वो बहुत जल्द फिल्म दिखेगी, तो बड़ी खुशी होगी सभी लोगों को। क्या बात। जय नारायण कश्यप जी हमारे साथ जुड़े हैं। विजयदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। कुसुम धर जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जम्मू से, लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, जेएनके की, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, टेलीविजन, आकाशवाणी, रीजनल सिनेमास में उनका बड़ा नाम है। थैंक यू निशी जी आपकी इतने खूबसूरत वर्ड्स के लिए कि लिखते हैं वन ऑफ माई फेवरेट शो। या शरीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से आपके इतने खूबसूरत कमेंट के लिए। कुसुम धर जी लिखती हैं इंस्पायरिंग जर्नी, बिल्कुल इंस्पायरिंग जर्नी है राजीव जी की जो उन्होंने शुरुआत की, वाकई। और ये सही बात है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। तो जिस तरह से आपका रंगमंच का सफर शुरू हुआ, तो मैं चाहूंगी रंगमंच से जुड़े आपकी जो कुछ सुनहरी यादें हों, मैं चाहूंगी आप हमसे जरूर शेयर करें। रंगमंच, दरअसल ये मेरा मानना है और मैं अंतिम सत्य नहीं हूँ कि रंगमंच इसलिए नहीं कि आप एक्टर बने, रंगमंच इसलिए जी कि आप एक बहुत खूबसूरत और बड़े बड़े अच्छे, बड़े प्यारे इंसान बने। यस। तो और भी चीजें थी साथ में, लेकिन रंगमंच ने जिस तरह से मुझे बदला, और जिस तरीके से, चूंकि अब आप देख लीजिए कि एजुकेशन भी नहीं है और मैं रोड पर टेम्पो चला रहा हूँ, फिर ऑटो चलाने वालों को किस तरीके से क्या माहौल रहता है, तो फिर क्या बातचीत होती होगी, क्या जबान होती होगी। तो रंगमंच ने जो दिया कि पता लगा कि यार आप क्या हो, आपको क्या करना है। और रंगमंच में ही आने के बाद, हालांकि पहले भी मुझे घूमना बहुत पसंद था, लेकिन रंगमंच के दौरान जो हम अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में प्ले करने जाते थे, उस सफर का ही अपना एक आनंद होता था। आप ये देखिए कि हमारे अस्मिता में तकरीबन हर वक्त 30, 35, 40 बच्चे रहते थे। और जी पूरा वो समझ लीजिए कि आधा कूपा बुक है ट्रेन का। जी जी लेकिन जी। सभी लोग अपनी सीटें छोड़कर, और एक ही कूपे में सब एक के ऊपर एक चढ़े हुए हैं बुरी तरीके अरे से, वाह। एक दूसरे का, मतलब भाई तू क्या लाया खाने के लिए, ला मेरे को दे। और वहीं रीडिंग चल रही है, वहीं पर सब कुछ, और वहीं
तो वो जो सफर ने ही इतना कुछ सिखाया। और उसके बाद फिर रंगमंच तो अपने आप में क्या कहे समंदर है, और रंगमंच में मात्र अभिनय क्षेत्र में ही हूँ, क्योंकि रंगमंच तो अपने आप में पूरा तो रंगमंच ने जिस तरह से जीवन को बदला और जिस तरीके से बताया कि आप हो क्या, आपको एक्चुअल करना क्या है, किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद ही सिर्फ अभिनय ही नहीं, आम जीवन में भी कि आप पता चल गया ना कि अभी आपको किसी महकमे में जाना है, मान लीजिए किसी सरकारी महकमे में आप किसी काम के लिए जा रहे हैं या किसी प्राइवेट महकमे में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको अपना काम किस तरह से कराना है, ये भी रंगमंच ने सिखाया। आप मतलब संपूर्णता जिसको कहते हैं कि आप हासिल करना है। और मैं तो हमेशा से, अब तो हो गया शायद शुरू, हम लोग थे, मैं तब हमेशा से कहता था कि ये लागू कर देना चाहिए जीवन के 6 महीने 1 साल आप सरकार लागू कर दे कि आपको रंगमंच करना ही है। इसलिए नहीं कि आपको अभिनेता बनना है, आपको एक्टर बनना है, इस लाइन में जाना है, लेकिन आपको एक अच्छा इंसान और आपको जमीन पता चले कि आखिर जमीन है क्या। तो रंगमंच ने वो दिया, और आज जो कुछ हूँ रंगमंच की वजह से ही हूँ। और अस्मिता के बाद और मुंबई से वापस आने के बाद दोबारा से मेरा रंगमंच का फिर से शुरुआत हुई। 2012 में आपको जानकारी होगी फिरोजशाह कोटला में तुगलक नाटक हुआ था, भानु भारती जी के निर्देशन में। यशपाल भाई ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई थी, और भी काफी दिग्गज कलाकार थे उसमें। तो वो अचानक से कहते हैं टर्नओवर होता है ना, मैं तो मीडिया में था, लेकिन वो कहीं ना के अंदर भूख बाकी थी, या कि ये कहिए कि कुदरत, डेस्टिनी, कायनात पकड़ती है आपको, खींचती है वो ताकत अपनी तरफ। तो कहीं ना के दिल दिमाग में था, वो ऑडिशन हुए, हमने भी भर दिया, ऑडिशन देने चले गए, और भानु भारती जी और 1-2 लोग और थे, उन्होंने ऑडिशन लिया और वो क्लियर हो गया। और बहुत खूबसूरत सफर रहा वो 1 महीना जो गुजारा, पूरा तकरीबन 20-22 दिन रिहर्सल हुई, उसके बाद फिर ट्रायल शो हुए, देन उसके बाद 5-7 शो पब्लिक के लिए हुए थे, शायद आपने भी देखा हो। तो वहां से वो टर्न फिर से हुआ। फिर वो 2012 में तुगलक करने के बाद मेरी मुलाकात हुई मित्र कल्चरल सोसाइटी के डायरेक्टर हैं अनिल शर्मा जी। तो उन्होंने कहा यार अच्छे दिखते हो, अच्छा है, तो हमारे साथ करो। और आप इत्तेफाक मतलब आप मानिए कि जब मैं अस्मिता में था तो मेरी एक बार ही मुलाकात हुई और मैंने चरण स्पर्श किए थे हबीब तनवीर साहब के। तो उनका वो जिस लाहौर नहीं वेख्या वो जमिया ही नहीं। तो मतलब मेरा हमेशा से मन था वो प्ले करने का, और उस प्ले में वो जो याकूब या क्या नाम है जो विलेन है, वो करना चाहता था मैं। तो अनिल शर्मा जी ने बोला कि हाँ, तो अनिल शर्मा जी ने मुझे उसमें सिकंदर मिर्जा का किरदार दिया। जी बिल्कुल। ये मतलब मेरा, मैं बता नहीं सकता आपको कि एकदम ऐसा होता है ना कि आप कहीं जा रहे हो, रास्ते में आपको 10 रुपए जेब में नहीं है और 100 रुपए का नोट मिल गया, आप मजा आ गया। तो वो वाली चीज थी वो प्ले, मैंने मतलब जो रूह के साथ जुड़ के, और बड़ा खूबसूरत मेरा मतलब रूह जुड़ी हुई है इस प्ले से। और इत्तेफाक की बात है, वही सेम प्ले मैंने रवि तनेजा जी के भी निर्देशन में किया, सेम किरदार। हालांकि वो पंजाबी में करते, लेकिन एक प्ले मैंने उनके साथ यही किया, एक शो जो हिंदी में हुआ था। उनके साथ करने के बाद फिर एक दिन मेरी मुलाकात अरविंद भट्ट साहब जी के साथ में एसआरसी में बैठा था, तो वहां पे बापी बोस जी, जानता मैं पता तो था, लेकिन उन्होंने मेरी मुलाकात कराई। और हाँ सॉरी, इसमें नाम लेना बहुत जरूरी बनता है, अपने अतुल जस्सी भाई जी, अतुल जस्सी भाई जो अपने एसआरसी से हैं, उन्होंने वो शायद पुल बने या कुछ, उन्होंने कि मैं बात करता हूँ, वो मुझे लेकर गए उनके पास, और उन्होंने बोला भी ये करेगा, तो बापी बोस जी बोले करोगे हमारे साथ, तो अरविंद भट्ट साहब बोले करेगा कैसे नहीं, मेरा बच्चा करेगा। मैंने कहा जी जैसे जो हुक्म आपका। तो 1 महीना जीवन का मैंने बापी बोस जी के साथ जिया। 17 जुलाई करके एक प्ले है उनका, वो किया। उसके 3 शो किए थे बेंगलोर और मैसूर में। वो जो 1 महीना जिया, तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, ऐसा नहीं है कि और भी निर्देशक, लेकिन मतलब उनका जो अंदाज है काम करने और करवाने का, तो जो भी थिएटर में आए एक बार वहां जरूर जाए। और उनका सबसे खूबसूरत जो मुझे लगा, जब शो, आपको शायद जानकारी भी हो, आपने भी किया, शो शुरू होने से पहले पूरा सभी का अभिवादन करते हैं बकायदा, माला डाल के, और सभी को मतलब अपने बुजुर्ग, जो उसमें बुजुर्ग थे उनके वो पैर छू रहे हैं, और जो बड़े हैं मतलब जो छोटे उनको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। तो ये 2-3 ग्रुप्स के साथ किया। उसके बाद मेरा एक साथी कलाकार अस्मिता का अशरफ, उसका अपना थिएटर ग्रुप है अनुरागना थिएटर ग्रुप, उसमें मैंने माधवी प्ले उसके साथ किया। फिर अभी पीछे एक बड़ी ही प्यारी लड़की है मोहिनी संगर,
और उन्होंने शायद मैं ये पिछले साल की बात है, इन्हीं दिनों की, 4 रंग करके कुछ था शायद, इधर जी LTG में हुए थे वो, 2-2 जी प्ले जी होते थे एक दिन में। तो उसमें जी किरदार एक प्ले किया था जिसमें उनकी और मेरी मुख्य भूमिका थी, और बड़ा खूबसूरत रहा वो, मजा आया। तो ये सभी का योगदान रहा रंगमंच का, इसलिए सभी का जिक्र करना जरूरी है। तो बिल्कुल, बहुत बहुत कुछ दिया खूबसूरत। रंगमंच ने, और अभी भी, आज भी। लेकिन इसके साथ ही एक चीज और मैं जोड़ देता हूँ कि इस दुनिया में एक ही चीज चलती है, और वो है पैसा, और पैसे का काम सिर्फ और सिर्फ पैसे से होता है। अगर पैसा भरपूर हो, ईश्वर कभी ऐसा हो कि अफरात में दे दे, तो फिर जम के और जबरदस्त और बहुत ढेर सारा रंगमंच अभी भी मेरे अंदर बाकी मुझे करना है, ऐसे मेरी इच्छा है। ये बात तो आपने बहुत सही बोली है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि 2 रंगमंच में पैसा नहीं है और बहुत सारी चीज़ें नहीं है, लेकिन रंगमंच जिस तरह से आपने कहा कि बहुत कुछ दे देता है। सिर्फ़ थोड़ा जी से जी जो जी। फाइनेंस का थोड़ा-सा होता है, लेकिन उसके बदले इतना कुछ दे जाता है, रंगमंच इतना कुछ दे जाता है कि आपका जीवन जीने का सलीका ही बदल जाता है और आपकी जो सोच बेशक होती है वो बेशक। बदल जाती है। ये आप खुद आपने कितना खूबसूरत बोला। हमारे साथ युवराज शर्मा सर जुड़े हैं, बेहतरीन कलाकार हैं, एनएसडी ग्रेजुएट हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं। अरे बहुत-बहुत स्वागत करना चाहती हूँ युवराज सर का मैं। शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत-बहुत मीडिया अरे कर्मी हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अशोक भौमिक साहब हमारे साथ जुड़े हैं। संध्या गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत काम कर रही है, शी इज अ फैशन डिजाइनर, शी इज मल्टी टैलेंटेड, शी इज डूइंग अ लॉट फॉर JNK। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। कुसुमधर जी लिखती हैं कि रंगमंच एक अपनापन सिखाता है। रंगमंच, ये बिल्कुल सही बात है, रंगमंच में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, सब बराबर होते हैं। राजीव गिरधर साहब लिखते हैं रंगमंच नाम में ही सब कुछ है। सिंधा जी बहुत बहुत स्वागत आपका। रिट्स हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। भारती रैना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, कमाल की अदाकारा हैं, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं, टेलीविजन फिल्म, रीजनल सिनेमा, आकाशवाणी, स्टेज की कलाकार हैं। शबीर मुजाहिद साहब हमारे साथ जुड़े हैं, स्टेशन डायरेक्टर रह चुके हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख के जो दूरदर्शन केंद्र है वहां के। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। रोहित गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत स्वागत। जिस तरह से आपने रंगमंच की बात कही, मैं बाकी चीजों पे भी आऊंगी, लेकिन जो नई जनरेशन है आप उनको क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रंगमंच में आपको डेडिकेशन, पैशन, पेशेंस, ये चीजों की बहुत जरूरत होती है। तो आप क्या कहेंगे नए, खासतौर पे नए परफॉर्मर्स के लिए क्या क्या कहना चाहेंगे रंगमंच को लेकर? जी। ऐसा मेरा मानना है जी कि दरअसल प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, जैसा कि मैंने देखा कुछ आते हैं बच्चे करने के लिए, और कुछ महीने, 2 महीने, 4 महीने का उन्होंने किया, मतलब वो अभी रंगमंच का चा तक पहुंच भी नहीं पाते, और उससे पहले वो विदा ले लेते हैं, और वो रंगमंच कलाकार अपने आप टैग लगाकर, और देन वो फिर मीडिया में काम करना शुरू कर देते। कोई बुराई नहीं है, दिक्कत ही नहीं है। इवन हमारे अभिनय क्षेत्र में मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि इतना खूबसूरत, और मतलब इसकी इतनी जबरदस्त खूबसूरती है हमारे अभिनय क्षेत्र की, मीडिया, फिल्म, सिनेमा, टेलीविजन की बात कर रहा हूँ, कि मतलब आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, वो कुछ जी ना कुछ तो कर ही देगा, और कुछ नहीं होगा तो बोल ही देगा। लेकिन आपको अगर बहुत दूर जाना है, आपको अगर यही व्यवसाय के रूप में इसको निभाना है, करना है, आगे इससे रोजी रोटी चलानी है, अपना परिवार चलाना है, तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो। मैं सभी 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 जो भी रंगमंच में नए लोग आते हैं, नए बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं, सभी से हाथ जोड़कर मेरी गुजारिश है कि आप रंगमंच में आए तो पहले आकर उसको, उसका स्वरूप समझिए कि आखिर रंगमंच है क्या, रंगमंच से आप क्या प्राप्त करने आए, रंगमंच को आप क्या दे सकते हैं। क्योंकि जितना आपका लहू और जितना पसीना और जितना समय आप इसको देंगे, उतना ही फिर रिवर्ट होके वापसी आपकी तरफ आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि सोच समझकर, बहुत तसल्ली से, बहुत अच्छे से आए कि हम रंगमंच क्यों करना चाहते हैं। अक्सर आते हैं इसलिए उनके माइंड में एकदम सेट होता है, और इसमें खैर बुराई भी नहीं है, कि हमें एक्टर बनना है, हीरो बनना है, मुंबई जाना है, तो अपना 2-4-6 महीने आप दिल्ली में बिताओ थिएटर में किसी भी ग्रुप के साथ, और नहीं तो वर्कशॉप ले लो 1-2 महीने की, और वो देन चले जाते। वहां नुकसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि एक चीज है, और ये मतलब मैं इसलिए भी जोड़ रहा हूँ, इस जैसे मैं मानता हूँ कि मेरा एकेडमिक एजुकेशन उतना नहीं है, तो मैं अब कभी भी कहीं भी जाता हूँ तो मुझसे नहीं पूछते कि आप कितना पढ़े हो, आप ये वो ये कहते हैं कि ये रहे हमारे डायलॉग, और इसको आप पढ़कर और इसको करके दिखा दीजिए।
ये सबसे अच्छी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन काम नहीं आती। ये बड़ा जरूरी है, चूंकि ये बात मैं महसूस करता हूँ और बहुत जमीनी स्तर पर इसको मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऐसा समय मेरे साथ रहा है थोड़ा सा कठिन और अभी भी चल रहा है। कभी कभी ये फील होता है कि अगर मेरे पास एकेडमिक एजुकेशन होती तो शायद ब्रेड बटर इतना मुश्किल नहीं होता। क्योंकि अभिनय है, ठीक है, अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी संस्थान में, सरकारी या प्राइवेट संस्थान में या स्कूल में, कहीं पे भी आपको भी जानकारी है कि कहीं अगर आप एज ए टीचर जॉब के लिए जाते करते हो तो आपके एकेडमिक एजुकेशन के पर्चे पहले आपसे, सर्टिफिकेट पहले मांगे जाते हैं, काम बाद में पूछा जाएगा आपसे। तो इसलिए सबसे पहली राय तो ये कि जो भी रंगमंच में आ रहा है, इवन किसी भी प्रोफेशन में जा रहा है, वो अपनी एजुकेशन पूरी करे, ग्रेजुएशन तो कम से कम हो, क्योंकि भविष्य में कम से कम अगर वो और कुछ नहीं कर पाया तो कहीं जॉब भी कर लेगा तो ब्रेड बटर की तंगी नहीं होगी, दिक्कत नहीं होगी। दूसरा, वो अपने ऊपर वर्कआउट करें, बड़ी छोटी छोटी सी चीजें हैं, बहुत ही माइनर छोटी चीजें। मैं पीछे अभी मैंने एक क्लास दी थी, एक लड़का था उसको, तो मैंने जो ये मेरा पैटर्न था, मैंने जो बनाया, मैंने उसको कहा, मैंने कि आप एक काम कीजिए, सबसे पहले कोई भी आदमी, अगर हम सिर्फ हिंदुस्तान की ही बात करें तो आज की तारीख में कुछ चीजें बड़ी जरूरी हैं, जैसे आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपका वोटर कार्ड का होना चाहिए, आपका लाइसेंस होना चाहिए, कम से कम आपके पास अब पैन कार्ड भी जरूरी हो गया, फिर बैंक अकाउंट भी जरूरी है। इस तरीके से 5, 7, 10 डॉक्यूमेंट है जो आज की तारीख में मेरा मानना है कि हर किसी के पास होने ही चाहिए। तो मेरा जो सफर रहा व्यक्तिगत तौर पे, मैंने उसको ये बोला, मैंने एक काम कर, तेरे पास क्या क्या है? कह रहा हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट भी है, अच्छा, वोटर आईडी कार्ड अभी बनवाना है। मैंने की गुड, तो अब एक काम करो, जितनी चीजें मैंने की है इन सबको लिख के आप ले जाओ और ये सब खुद बनवाओ, खुद जाओ। ये 10 चीजें आपने डॉक्यूमेंट बनाने के बाद आप 10% तो चीजें अपने आप सीख जाओगे, क्योंकि अलग अलग महकमे में जाना होगा, अलग अलग लोगों से मिलना होगा, पूरी कार्रवाई आपको पता चलेगी, चीजें पता चलेंगी आपको कि किस तरह से कितना पैसा खर्च होता है, किस महकमे में कौन कैसे आपसे बात करता है, कैसे डील करता है, क्योंकि सरकारी से ही जुड़े हुए हैं सभी। एक चीज। दूसरी बात ये, सॉरी, फर्स्ट एजुकेशन हो गया, दूसरा ये। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण, पढ़ते नहीं है, कोई भी पढ़ता नहीं है, पढ़ने का उनका मन ही नहीं है। शायद मैं वैसे एजुकेशन नहीं, लेकिन हमें बचपन में कॉमिक्स पढ़ने का बड़ा शौक रहा, मुझे किताबें पढ़ना, और ये हाँ, ढेर कॉमिक्स से थी हमारे पास, मेरे मतलब हम घर में सभी पढ़ते थे, और आज तक पेपर पढ़ने का, बाकी चीजें पढ़ने का बड़ा शौक रहा है। तो पढ़ते नहीं है। और इसी के साथ एक चीज और जोड़ रहा हूँ जो मैंने भी महसूस की थी, थिएटर में आते तो बोलता है डायरेक्टर या मान लीजिए कोई भी बोलता है सीनियर कि यार कुछ पढ़ो, क्या पढ़े? तो काम करो, आप जाओ और वो आषाढ़ का एक दिन ले लो, तुगलक ले लो, ऐसे बड़े बड़े प्ले उनको बता दिए। आप यकीन मानिए उनको पता ही नहीं उसके बारे में, वो क्या पढ़ पाएंगे? जबकि ये मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि आप उनसे बोलो जो तुझे अच्छा लगता भाई तू वो पढ़, तू कॉमिक्स पढ़, तू बच्चों की किताब पढ़ ले, तू हिंदी की किताबें जिसमें कहानियां होती हैं वो पढ़ ले, कुछ भी पढ़, वहां से पढ़ने का शौक तो पैदा हो। क्योंकि मैं खुद, मैं गया था तो बड़ी बड़ी वो एक ब्रेख्त की कविताएं मुझे याद है, वो कितने साल तक तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ी, मतलब वो समझ ही नहीं आया, क्योंकि आपको जानकारी, बाकी दुनिया की जानकारी है ही नहीं, मालूम ही नहीं आपको, तो वो लिख क्या रहे हैं वो पता ही नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहले आप छोटे से शुरुआत करें, पढ़ें, अपने ऊपर वर्कआउट करें, और पूरी संजीदगी से, पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से, जिस भी रंगमंच ग्रुप के साथ जुड़े, कोई भी ग्रुप छोटा बड़ा नहीं होता, कोई भी निर्देशक जो उस भूमिका निभा रहा है, बैठा है ग्रुप में, चला रहा है, वो किसी भी तरह से कमतर नहीं होता, कुछ तो आता होगा उसे, कुछ तो वो आपको सिखाकर भेजेगा। तो वहां पहुंचे तो सबसे पहले आप अपने आप को शून्य कर ले, बिल्कुल शून्य कर ले बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि अगर आपने पहले से ही वो कैसेट आती थी, गोल गोल हम घुमाते थे, वो अगर पहले से भरी हुई है तो उसके ऊपर कहाँ चढ़ेगा? आपको ब्लैंक चाहिए, बिल्कुल ब्लैंक। अब ब्लैंक का अर्थ ये नहीं है कि आपको पागल होके बैठना, भाई मुझे तो कुछ नहीं पता, नो, आपको मालूम है, आपको जानकारी है, लेकिन आप सामने वाले पर भरोसा करिए, वो कुछ तो बताएगा आपको, कुछ तो सिखाएगा, आप पूरा भरोसा करिए उसके ऊपर और चीजें अच्छी करें। और एक बहुत जरूरी बात, मुझसे कभी भी कोई रंगमंच कहता है तो मैं कहता हूँ सबसे पहले स्वदेश दीपक जी का कालकोठरी पढ़ लीजिए। आपने भी पढ़ा होगा कालकोठरी, मैंने कि वो कालकोठरी पढ़ लो एक बार अच्छे से, उसके बाद फिर निर्णय करना कि आपको रंगमंच में आना है या नहीं।
क्योंकि ऐसा रंग या ऐसा कलर है, मैं शायद इस पर पढ़ भी रहा हूँ, युवराज शर्मा जी ने लिखा, रंगमंच के रंग आसानी से नहीं चढ़ते, गहरी डुबकी लगानी पड़ती है, उबलते रंगों से सराबोर होने पड़ता है, और एक बार रंग चढ़ गया ओहो तो फिर नहीं उतरेगा, सावधान। बहुत शुक्रिया युवराज शर्मा जी, आपने बहुत खूबसूरत लिखा है। तो ये मेरा रहता है रंगमंच में, सबसे पहला आपका ईमानदारी अपने आप से, और इंसान अपने आप से ही ईमानदार होता है, किसी से ईमानदार तो बाद में होगा। समय की प्रतिबद्धता हो समय को लेकर। आज मुझे बड़ा दुख है, बहुत ज्यादा दुख है, दिल्ली इंडस्ट्री में, मुंबई भी काम किया, ईश्वरी कृपा है, आज तक कभी मैं किसी शूट पर या कभी किसी रिहर्सल पर या आंधी तूफान बरसात आ जाए, बॉर्डर पर जाम लग जाए, कर्फ्यू लग जाए, लेकिन अगर तय बोल दिया तो उस वक्त पर मैं पहुंच ही जाऊंगा। लेकिन आज हमारा शो लेट शुरू हुआ, उसके लिए सभी से क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन ये चीज हमारे हाथ में तो नहीं है, यही छोटी छोटी चीजें हमें, नए बच्चे ये चीज जाने सीखे समझे, और अपना बड़ी मुश्किल से, उनके माता पिता ना बड़ी मुश्किल से उन्हें पालते पोसते हैं, बड़ी मुश्किल से उनका पालन पोषण करते हैं, उन्हें पढ़ाते लिखाते हैं, समय देते हैं, पैसा खर्च करते हैं। तो यार उनके अपने माता पिता के सपनों को इस तरह से नहीं तोड़ो। आप देखो कि आप कुदरत क्या चाह रही है आपसे। जरूरी नहीं है कि अभिनय क्षेत्र में ही आकर कुछ बड़े झंडे गाड़ेंगे, आप और भी बहुत क्षेत्र पढ़े हैं, और जिस तरह से बाकी क्षेत्र हैं, आप डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, आईएएस बनते हैं, और कुछ बनते हैं, तो उसी तरह से अभिनेता बनते हैं। काम है, ईमानदारी रहेंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। जी, बिल्कुल। सिद्धार्थ जी हमारे साथ जुड़े हैं, खुद अपने आप में एक शख्सियत हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया कहती हूँ सिद्धार्थ भारद्वाज जी का हमारे इस शो में। युवराज सर लिखते हैं, जीते रहो। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ नौरीन जी आपका। भारती रैना जी लिखती हैं, वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत-बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी नाटकों से जुड़ी हुई हैं, और रंगमंच अरे में हाँ, भी सॉरी, माफी चाहता हूँ। जी। एक और रह गया, ये बताना बहुत जरूरी है। सबसे पहले अभिनय क्षेत्र रंगमंच से शुरू हुआ, अरविंद गौड़ साहब से, फिर हमें मुंबई में हैदर काज़मी जी मिले, फिर मैं दिल्ली वापस आया तो अपने नरेश गोसाई जी और उनकी टीम, जैसे अभी आपने सिद्धार्थ भाई का भी जिक्र किया, उनकी पूरी टीम का साथ मिला। तो उसके बाद फिर बाकी अपने रवि तनेजा जी के साथ मैंने किया, बलिन शर्मा जी के साथ किया, मोहिनी संगर, अशरफ के साथ किया, और बापी बोस जी के साथ, भानु भारती जी के साथ किया। अब आते हैं ऑडियो, आवाज। आकाशवाणी, नमस्कार। तो ये बहुत जरूरी है, चूंकि मैंने फिल्मों की डबिंग पहले की हुई थी, ऑडियो वगैरह मुंबई किया था, तो थोड़ी जानकारी थी। तो ईश्वर कृपा से जब मैंने दिल्ली में काम करना शुरू किया, और उन बड़े मुश्किलातों में बीच में समय निकाल निकाल के इधर उधर घुसपैठ करके थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ ऑडियो का काम मिला, तो अपने संपर्क से, तो मुझे याद है रंजीत स्टूडियो है बाराखंबा, वहां मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, जहां पर जीवन में पहली बार मुझे आपके दर्शन हुए, और वो बहुत खूबसूरत समय था। बहुत ही प्यारा समय था कि आपसे मेरी मुलाकात हुई, और आपने वो दिशा और दशा मतलब उस तरह से मोड़ा कि यार आपने, मैं ही नहीं, वहां पर मेरे साथ और भी कलाकार थे जिन्होंने कभी आकाशवाणी नहीं गए थे। हालांकि ये चीज जोड़ दूं, मैं आकाशवाणी सन 94-98 के दौर में मैं अंदर जाता था, जब नई बिल्डिंग नहीं बनी थी, S4 S8 ऐसे करके शायद आपके कैबिन होते थे कुछ। एक कलाकार थे सरोद वादक, अभी तो नहीं है इस दुनिया में, उनके साथ मतलब मेरा अभिनय से कोई लेना देना नहीं था। तो आकाशवाणी का वो जो रास्ता आपने दिखाया, आपने बताया कि अरे आप सबकी आवाज तो बहुत अच्छी है और आप सब लोग इतना अच्छा करते हो, तो आप सभी लोग आइए आकाशवाणी में। आपने रास्ता दिखाया, चीजें की, उसके बाद मतलब ये इस तरीके से, इसलिए नहीं कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ये कभी कहीं और भी मंच पे होगा तो भी मैं इसी सिलसिलेवार सभी उन्हीं लोगों का जिनका हाथ रहा और सीखा, चीजों को किया। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने आकाशवाणी का रास्ता दिखाया, आज वहां पर हूँ मैं। राजीव जी, मैंने रास्ता दिखाया, लेकिन आप उस पे रास्ते पे आज तक कायम है, ये आपकी मेहनत है कि कितना अच्छा, क्योंकि आकाशवाणी के नाटक बहुत आसान नहीं है करना, बिल्कुल अरे आसान नहीं है। मैं और अभी मैंने एक बात के बोली थी बीच में कि अगर किसी को जैसे आना है अभिनय क्षेत्र में, तो 1-2 महीने बापी बोस जी के साथ, वो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी, उनका अंदाज की बात कर रहा हूँ, उनका जो अंदाज है। और अगर आपको अपना वाकई आप बहुत लंबा चलना चाहते हैं, तो ऑडियो आकाशवाणी, मतलब उन सभी वरिष्ठ कलाकारों का बहुत 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 मतलब ये कहूंगा मैं शुक्राना कि उनके संगत में चीजें वहां देखी जानी, एक एक शब्द को तोड़कर
शब्द ही नहीं, एक एक अक्षर को जिस तरह से तोड़कर वो लोग उसके मायने निकालते हैं, उसका मतलब अर्थ निकालते हैं अपने आप में, मतलब वो सीधे हाथ से करूंगा, सैल्यूट है कि बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने बहुत कुछ सीखा वहां से। उसके बाद ही पता चला कि आपके अभी भी हो सकता है मैं कुछ शब्द गलत बोल रहा हूँ सीखने में, अभी भी मैं अपने आप को शिक्षार्थी ही बोलता हूँ, सीख रहा हूँ। तो जो सीखा, जो समझा, हो बड़े बड़े दिग्गज जैसे आपके कीर्ति आनंद जी हैं वहां पर, या आपके एक सुचित्रा जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं, जी जी, और भी कई, मोइन भाई हैं हमारे, जब भी कुछ जानकारी लेनी होती है उनको कॉल कर देता हूँ मैं। और भी इस तरीके से काफी लोग हैं और बड़ा अच्छा सफर रहा है ये भी, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, मतलब सीखने को बहुत अच्छी चीजें रही। तो सफर इसी तरह से चल रहा है। जी बिल्कुल, आकाशवाणी नाटक करना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल है और आप कर रहे हैं। वाकई बहुत मुश्किल है। एक और आपके अलावा एक और ग्रुप भी है वहाँ पे, जनाब वो सरफराज जी है ना, उनके उसमें उनका तो बड़ा क्लिष्ट पूरा वैसा रहता है एकदम। अभी पीछे मैंने उनके साथ भी किया आपका रंगोली मैम। जी 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 जी, वो कहानियां कुछ शुरू किया है, तो 2 कहानियां पढ़ी मैंने, वो बिल्कुल बिल्कुल। आकाशवाणी वाकई बहुत कुछ सिखा देता है। इट्स लाइक यूनिवर्सिटी। जब आप डिक्शन की बात हो, जब आप तलफ्फुज की बात हो, जब सेंटेंसेस को बोलने की बात हो, आपको जब नाटक कर रहे होते तो अपने सांसों का किस तरह से इस्तेमाल करना है, अपनी सांस का इस्तेमाल, अपनी आवाज का इस्तेमाल। हमारे साथ रोहित गुप्ता जी जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। लिखते हैं वेरी नाइस इंटरव्यू, आई एम वाचिंग दिस प्रोग्राम विद माय सन। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सलाम मेहता लिखती हैं कितनी पॉजिटिविटी है राजीव की बातों में। प्रतिमा कनक जी हमारे साथ। अरे बहुत शुक्रिया। जीवन का यही फलसफा है मैम, खुलकर बोलता हूँ। एक, सबसे पहला, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। दूसरा, इस दुनिया में एक ही चीज चलती है और वो है पैसा, और पैसे का काम पैसे से ही होता है। तीसरी बात, आप बिल्कुल बिंदास रहिए, एकदम सकारात्मक रहिए। दुनिया में सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत है। बारिश की पहली बूंद से लेकर उसके बाद बरसने वाले ओलों तक लेकर, या गर्मी या सर्दी, जो भी कुछ, मतलब जो भी मौसम बने हैं, कुदरत ने जो कुछ हमें दिया है, जो मतलब इतना कुछ फैला हुआ है, इतनी खूबसूरत है जिंदगी, इतने खूबसूरत लोग हैं आपके आसपास। होता क्या है कि हम जैसे अभी मैं एक पुरानी कथा भी है, लेकिन अभी मैं आजकल में ही एक वीडियो देख रहा था पीयूष भाई का, पीयूष मिश्रा जी का, कि भाई लोगों की प्रॉब्लम क्या है कि एक बंदा था, अबे तू यहाँ क्यों खड़ा है, वो बैठ गया तो लो जी बैठ गया, खड़ा हो गया, लो जी अभी खड़ा हो गया, वो कमरे के अंदर चला गया, देखो कमरे के अंदर चला गया, उसने खिड़की से झांका, लो जी खिड़की से झांक रहा है, बाद में उसने सब कुछ बंद कर दिया, 4 दिन बाद पता चला जी वो लटक गया, खत्म हो गया, जीवन लीला समाप्त कर ली, अरे साला मर गया। तो लोगों का तो काम है भैया, वो राजेश खन्ना साहब भी कह गए हैं, शायद उनका ही है ना, कि लोगों का काम है कहना, ऐसा कुछ तो लोग कहेंगे, तो कुछ तो लोग कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, खुश रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, सभी आपका मतलब, और हमारे इस प्रोफेशन में, अभिनय क्षेत्र हो या आकाश आवाज की दुनिया हो, जो मजा है वो मजा आ जाता है। मतलब मैं तो अभी मैं इंटरव्यू देते हुए मतलब, और हाँ ये सभी लोगों को बता दूं, मेरे जीवन का इस प्रकार का पहला साक्षात्कार है, पहला इंटरव्यू है, तो उसके लिए भी रूबरू थिएटर ग्रुप का और विजय सूरी फाउंडेशन का बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और सभी दर्शकों का जिनको आप पढ़ पा रहे, मैं नहीं देख पा रहा कौन कौन लोग जुड़े हैं, तो सभी का, आप सभी का, जी जी, जो भी वरिष्ठ है, वरिष्ठ, जी जी, सभी कलाकारों को प्रणाम, सभी को प्यार, सभी। हमारे साथ प्रतिमा कनन जी जुड़ी हुई हैं, बेहतरीन कलाकार रही हैं दिल्ली रंगमंच के, और बहुत सारे सीरियल्स में आपने उनको देखा होगा, उत्तरन जैसे सीरियल में, फिल्म में जैसे बदलापुर, आपको मैं खबरी के नाम से पहला आपने कैरेक्टर किया था, तो हमारे घर में माफी चाहता हूँ मैं किरदार उस तरह से, आपके अभिनय का जलवा है, और गदर फिल्म भी और बाकी फिल्में, और खबरी के नाम से मतलब हमारे घर में प्रचलित, अभी बोलूंगा भी खबरी तो लोग घर में सब पहचान जाएंगे कि हाँ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही कमाल की कलाकार हैं। हमारे साथ रोहित मरोठिया जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। रोहित मरोठिया जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत, आपका स्टाइल, आप जिस अंदाज से, वो इन्होंने देखा कैप वैप लगा के, और पूरा ये बड़े बड़े पुराने, मतलब छुपे रुस्तम है ये, कुछ गाते वाते भी है, कुछ बजाते भी है शायद, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, ये म्यूजिक के फील्ड से जुड़े हुए हैं और बहुत कमाल के हैं। रश्मिधर जी हमारे से जुड़ी हैं, आकाशवाणी नाटकों से इनका ताल्लुक है, रंगमंच से ताल्लुक है इनका, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी मैं। अब हमने रंगमंच की बात कर दी, हमने टेलीविजन की बात कर ली, तो हमने आकाशवाणी की बात कर दी,
तो फिल्मों से भी आपकी वाबस्तगी रही है। आप रंगमंच से, टेलीविजन से भी जुड़े रहे हैं, रंगमंच से भी जुड़े हैं, आकाशवाणी से भी जुड़े हुए हैं। लेकिन एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन की अगर हम बात करें कि आपको लगता है ये तो बहुत सुकून है, पीस है, वो सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है? मैं अगर उसको मतलब अगर सिर्फ वन लाइनर बोले तो अपना काम, चाहे वो अभिनय हो, चाहे वो ऑडियो का हो, चाहे वो रंगमंच का हो, और चाहे वो एंकरिंग का भी हो। हाँ, यहाँ पर एक ये भी जिक्र करना बहुत जरूरी है। मेरा बड़ा जबरदस्त मन था एज एन एंकर, बहुत भयंकर, मतलब अभी भी है। जैसे आपका ये क्राइम सीरीज में, जस्ट लाइक क्राइम पेट्रोल या इनमें, तो मैंने एक एपिसोड किया भी था, लेकिन वो चीज बन नहीं पाई। तो मुझे एज एन एंकर दो शख्स हैं मेरे जीवन में। एक है अंशुल वर्मा जी, जिन्होंने एक सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म जी न्यूज का एक शो आता है, आज भी आता है शनिवार इतवार, क्या कहता है इंडिया। उस शो में एज एन एंकर या एक मतलब उसमें एक बोलते कि नमस्कार, मैं जी न्यूज का संविधान बोल रहा हूँ, तो संविधान नाम दिया था। तो वो पूरा मैं होस्ट करता था, सिर्फ ब्लैक आकृति एक नजर आती थी, पूरा पिक्चर नजर नहीं आती थी। तो उनका बहुत बहुत मतलब आभार, बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मेरी वो वहां पूरी की, और अच्छे पैसे भी दिलवाए और बड़ी इज्जत दिलवाई, और बड़े बड़े दिग्गज लोग उस शो में आते थे, वहां पे मुलाकात होती थी। और एक शख्स है नीरज बदवार जी, बहुत अच्छे राइटर हैं, उनकी एक किताब भी है फेक इट इंडिया, तो हम सब फेक हैं। और फेक इट इंडिया के नाम से उनका एक नवभारत टाइम्स ऑनलाइन का चैनल है, उसमें मैं एंकरिंग करता हूं। और हमारे टॉम अल्टर साहब, उनके बेटे जेमी अल्टर, वो भी उसमें एंकरिंग करते हैं। तो उन दो लोगों ने जो मुझे एंकरिंग करवाई, तो वहां भी मेरा मतलब वो भी पूरा हो गया। अब आपके सवाल का जवाब, तो मैं इस तरह से तौलता हूं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, जो विज्ञापन मैं करता हूं, उसको मैं कहता हूं 2020 क्रिकेट। और जो मैं फिल्म या सीरियल करता हूं, उसको मैं कहता हूं वनडे क्रिकेट। लेकिन जो रंगमंच है, वो फिर टेस्ट मैच है। अब आप समझ जाइए कि असली परीक्षा और असली रंग कहाँ होता है। तो ये कहकर कि भाई रंगमंच में मजा आता है, फिल्मों में नहीं, तो फिर वो ये होगा कि भाई 3-4 बहनें हैं तो कौन सी पसंद है, बहनें तो सभी प्यारी हैं। सही में बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात, बहुत खूबसूरत बात कही है आपने। नौरीन शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आकाशवाणी के नाटकों से जुड़ी हुई हैं। ये लिखती हैं कि पॉजिटिव, आप पढ़ पा रहे होंगे उनके कमेंट्स, सफलता की पहली सकारात्मक दृष्टिकोण सफलता की पहली सीढ़ी है। बहुत खूबसूरत, जी, बहुत अच्छा। बिल्कुल। कनन सर हमारे साथ जुड़े हैं, कनन अरुणाचलम बेहतरीन कलाकार हैं, बहुत सारी फिल्मों में बहुत बेहतरीन है। तो बहुत बहुत स्वागत सर, आप हमारे शो में आए, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक एक्टर की अगर हम बात करते हैं, तो आप क्या समझते हैं किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए, खासतौर पे नए परफॉर्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं तो? सॉरी, आपका शुरू का शब्द मैं सुन नहीं पाया। एक जो एक्टर है किसी भी फील्ड का, आप क्या कहेंगे उसमें किस तरह की क्वालिटीज होनी चाहिए? हाँ, अगर बहुत ही कम शब्दों में कहें तो वही जैसा कि लिखा, सबसे पहला सकारात्मक दृष्टिकोण, दूसरा मेहनत, ईमानदारी, और एकदम बिल्कुल आप जो कर रहे हैं पूरे विश्वास के साथ करिए, पूरे एकदम बिना। हाँ, एक बहुत जरूरी बात जी, मेरा लाभ हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे लाभ से किसी की हानि हो इसमें दिक्कत। यस, आप वो हर काम करिए जिससे आपका लाभ होता हो, कोई दिक्कत नहीं है, कुदरत आपको रजामंदी देती है। लेकिन आपके किसी भी काम से किसी का दिल ना दुखे, किसी भी काम से कोई आपके नाराज ना हो, मतलब किसी को बुरा ना लगे। हालांकि आपके ना चाहते हुए भी बहुत से लोग बुरा मान जाते हैं, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन आप अपनी तरफ से प्रयास करें कि किसी भी क्षेत्र में भी नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपसे कोई नाराज ना हो, किसी का दिल ना दुखे, आप किसी का बुरा ना करें, और पॉजिटिव एटीट्यूड, वही सकारात्मक, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अभिनय क्षेत्र में आज है काम, ईश्वर ने चाहा कल को नहीं हुआ, तो यह आज बहुत नहीं है, हो सकता कल लॉटरी लग जाए। तो वो जो खुशी है ढेर सारी एकदम बड़े काम वाली, उसको जज्ब करना, उसको धैर्य और शांति और सब्र से उसको जज्ब करना भी आना चाहिए। और अगर मान लीजिए कहीं हम फेल हो जाते हैं तो कोई अंतिम नहीं है। और इसके साथ बस ये कि अगर कुदरत को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं, मैं बहुत जबरदस्त मानता हूं, और उसी का है कि मैं खड़ा हुआ हूं। और कि
बरसात होगी, ये कंफर्म है, 100% बरसात होगी। आप ये कर सकते हैं कि छाता ले लीजिए। अगर आप ये सोचें मैं बरसात को रोक दूं, तो वो संभव नहीं है, बरसात तो होकर रहेगी। ओले भी पड़ सकते हैं, तो आप अपने छाता मजबूत रखिए, तो वो सबसे ज्यादा जरूरी है। और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सभी लोग सहते हैं उसको, एक शब्द बना हुआ है, मुंबई का है शायद, ब्रेड बटर जिसको बोलते हैं, तो वहां आकर टूटता है और बहुत जबरदस्त टूटता है। तो उसके लिए शुरुआती दौर में, शुरू में चीजें आप कुछ रखिए ताकि बाद में दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। तो क्षेत्रीय है, ऐसा पता ही नहीं है क्या होना है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बता रहा हूँ। तो एक मैंने ऐड किया था सन 2011 में, हैवर्ड्स 5000 का ऐड था वो। पहली बार जीवन में मैंने हवाई यात्रा की, और पहली बार ही, एक ही बार गया हूं मैं आज तक, लद्दाख गया था 3 दिन के लिए। और आपका यहाँ आनंद विहार, 1 दिन का शूट आनंद विहार में था, 1 दिन का शूट चांदनी चौक में था, और 3 दिन लद्दाख। तो जो कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनका मुझे कॉल आया, तो उस दिन बरसात हो रही थी। तो मैं अपने घर में पड़ा हुआ हूँ, मैं कह रहा हूँ यार बरसात हो, क्यों जाऊं, फिर सोचा चला जाता हूँ। अरे यार छोड़ना, क्या करूंगा, अपने आप से बात कर रहा हूँ। फाइनली 2-3 घंटे का वो कश्मकश होने के बाद, और फिर मेरे यहाँ से साहिबाद स्टेशन है, ईएमयू ट्रेन चलती है। ईएमयू ट्रेन का भी बहुत हाथ है मेरे जीवन में, अभिनय में आने का, बनने का। 100 रुपए का मात्र पास बनता था, आज भी बनता है। तो जब मर्जी जाओ, जब मर्जी आओ, जितना मर्जी जाओ, जितना मर्जी आओ। उस वक्त अगर मेट्रो से जाना होता तो मेट्रो में 1 दिन के 100 रुपए लगते हैं, और कहाँ महीने के 100 रुपए। तो उसका भी एक बहुत बड़ा हाथ है मेरे जीवन में कि मैं रेगुलर, चूंकि वही मंडी हाउस या शंकर मार्केट ITO यहीं होती थी रिहर्सल, रेगुलर जाना आना होता, और उस तरीके से चीजें आगे बढ़ती रही। तो सबसे जरूरी है सकारात्मक सोच, मेहनत कीजिए, ईमानदार रहिए और खुश रहिए। जो होगा बहुत अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। क्या बात, क्या बात! बहुत ही खूबसूरत विचार सरला जी लिखती हैं, बहुत ही खूबसूरत। वाक़ई राजीव जी, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करने की। जो इतनी आपने पॉज़िटिव बातें आपने शेयर की, और इतनी आपने, आपकी जो जर्नी है, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशनल बात है, इंस्पिरेशनल बातें हैं। और ख़ास तौर पे जो नए परफ़ॉर्मर है, वाक़ई उनके लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, क्योंकि जिस तरह से आपने अपनी कितनी मुश्किलात तय करके आप आज इस जगह पे पहुँचे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और वाक़ई कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। मैं बार-बार यही कहती हूँ, जिस तरह से आपने कहा कि मेहनत का फल हमेशा मिलता है, और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, बहुत बिल्कुल, मज़ा आया। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल मिलता है। बिल्कुल, मैं चलते-चलते आपसे एक सवाल पूछूँगी, क्योंकि आपने बहुत सारे नाटक किए हैं, रंगमंच की अगर ख़ास तौर पे बात करें, और आप बहुत, क्योंकि मैंने आपके नाटक देखे हैं, बहुत बहुत बेहतरीन कलाकार हैं आप। तो मैं चाहूँगी, आपका जो फ़ेवरेट जो अभी तक का नाटक रहा है, और वो बहुत चैलेंजिंग आपका जो कैरेक्टर रहा है, उसके बारे में ज़रूर बताएँ चलते-चलते। अगर अस्मिता ग्रुप की बात करें तो एक प्ले है कोर्ट मार्शल। उस जी। कोर्ट मार्शल में शुरुआत हुई थी सैनिक से, फिर करते करते लास्ट फाइनली उसमें मैंने कर्नल ब्रिजेंद्र रावत किया था। तो जी, वो बहुत मेरा अच्छा मतलब था। वो, हाँ हाँ, वो बहुत मतलब चैलेंजिंग था उस तरीके से। यस, हालांकि ईश्वर यस। की कृपा से हाइट बॉडी अच्छी है, और पहले तो थोड़ा स्लिम ट्रिम भी था, तो पूरा और फौजी खून है बदन में। अच्छा, एक चीज और बोलना चाहूंगा, मेरी हमेशा से तमन्ना थी कि मैं फौजी बनूं। वो शायद मेरे पिता थे, या शायद मुझे बड़ा पसंद है, वो वर्दी बड़ी पसंद है। तो आज तक मैंने बहुत किरदार निभाए, पुलिस के खूब वर्दी पहनी है मैंने। तो वो जब मैंने एक जिक्र किया, मैंने कहा मैं फौजी बनना चाहता हूँ, या फौजी बनना चाहता था। जी। तो मेरे साथ में एक सह कलाकार थे, अस्मिता सर, अबे अब तो तू जो चाहे वो बन जाएगा, टेंशन मत ले। समझ रहे, थिएटर, अभिनेता कुछ भी कर सकता है थिएटर, ना, इस थिएटर। तरीके से। तो और बाकी अगर मैं बात करूं किरदार की, तो जिस लाहौर ने वेख्या का सिकंदर मिर्जा, मतलब फिर वही बात की बाकी बहनें नाराज हो जाएगी, सभी अपनी अपनी जगह ठीक है, लेकिन वो किरदार जो मतलब मैं उसको करता हूं, तो आपको मैं सच बात बताऊं कि उसको रिहर्सल के दौरान ही मैं, मतलब ऐसा होता है मेरे साथ कि मुझे ऐसा फील होने लगता है कि मैं बीमार हो रहा हूँ, पता नहीं अजीब सा होने लगता है। और होते होते शो वो, उसका लास्ट एक चीज और, उसका लास्ट का सीन आपने देखा हो, जो वो माई का गुजरने का, उस सीन बिल्कुल। की अनिल शर्मा जी कभी रिहर्सल नहीं करते, कभी रिहर्सल नहीं की उन्होंने, वो ऑन द स्पॉट ही। और इसमें सब बहुत अच्छा मैं जिक्र करना चाहूंगा कि सह कलाकार, तो मैंने मोनिका मिश्रा जी के साथ मतलब वो पहले करती थी, उनके साथ बहुत हमारी ट्यूनिंग बहुत बढ़िया रही। और अभी मैंने लास्ट जब प्ले किया था पिछले साल अनिल शर्मा जी का, जिस, तो आपका ये अपना शोभना भाभी, शोभना भारद्वाज जी मेरे साथ थी। जी, बहुत ही प्यारी कलाकार है, बहुत ही अच्छी इंसान है, जी। तो बड़ा मजा आया। तो ये प्ले को अगर आप वैसे नंबर 1 को ही लिखना चाहेंगे, तो जिस लाहौर ने वेख्या सिकंदर मिर्जा।
मैंने ये प्ले पंजाबी में किया है और उसमें मैंने हमीदा का कैरेक्टर किया है। अरे वाह! मैं मेरा मतलब बैकग्राउंड तो हमारा पंजाबी है, कभी आप पंजाबी भी कराइए, मैं वो भी कर लूँगा। बड़ी चाहत है करने की। जी, जी। जी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा राजीव जी। बहुत-बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी मैं आपका, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी, आपका भी थैंक यू। बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने मतलब मुझे चुना और इस तरीके से इतना प्यार थैंक दिया, और हमेशा ऐसे आप इस मुस्कान को हमेशा ऐसे ही बनाए रखिएगा, यही और यहाँ पर भी बोल रहा हूँ, और ये पीठ पीछे भी यही प्रार्थना, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, ऐसे ही खुश रहिए। मतलब आपको मिले तो बंदा क्या, उसके बाद फिर किसी और से नहीं मिलना है। थैंक बहुत-बहुत यू। शुक्रिया कितनी आपका। खूबसूरत बात। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। हमारे से जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहूँगी। थोड़ा-सा लेट हो गया आज प्रोग्राम शुरू करने में क्योंकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे होते हैं तो थोड़ी छोटी-मोटी टेक्निकल इश्यूज़ आ जाते हैं। लेकिन तहे दिल से शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें हमारी हौसला अफ़ज़ाई करने के लिए, हमारा मोरल बूस्ट करने के लिए तहे दिल से शुक्रिया कहना चाहती हूँ मैं सभी का। और शख्सियत का अगला अंक कल होगा और कल शाम को 7 बजे हमारे साथ जुड़ेंगी जानी-मानी क्लासिकल सिंगर हैं, शी इज़ अ थिंकर, शी इज़ अ राइटर, डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ेंगी। तो रहिएगा रूबरू थिएटर ग्रुप और विजय सूरी फाउंडेशन की जो नेक्स्ट प्रोडक्शन होंगी वो कल है, कल शाम को 7 बजे शख्सियत दे रही में रहिएगा हमारे साथ और डॉक्टर शैलेश श्रीवास्तव जी की जो जर्नी है उनसे हम रूबरू होंगे। एक बहुत बड़ा नाम है संगीत के क्षेत्र में। तो मिलते हैं कल हम उनसे, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि।